नमस्कार मित्रों, आज हम बीए फाइनल ईयर के फर्स्ट पेपर इकोनॉमिक ज्योग्राफी का एक लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है आयरन और मिनरल। मतलब वैश्विक स्तर पर लो एस्क के उत्पादन एवं वितरण का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लो एस्क एक परिचय से शुरुआत करते हैं। लोहा आधुनिक यांत्रिक सभ्यता की धुरी माना जाता है। मित्रों, जैसे जैसे मानव ने क्रमिक विकास यात्रा की, जैसे मानव पहले लकड़ी के हल से खेत जोतता था, लेकिन जब लोहे का आविष्कार हुआ तब हल के जो फाल थे वो लोहे से बनने लगे। लोहे के जब लकड़ी के फाल के स्थान पर लोहे के फाल का प्रयोग खेती में होने लगा, तब कृषि का और विस्तार हुआ, क्योंकि लोहे के फाल वाले हल से कठोर जमीन को खोदना और अधिक आसान हो गया। इसलिए जैसे जैसे लोहे का प्रयोग बढ़ता गया, वैसे वैसे मानव की सभ्यता का भी और अधिक उत्थान होता गया। और वर्तमान दौर में जो कि आधुनिकीकरण, नगरीकरण, उद्योगीकरण का दौर है, इसमें लोहा आधुनिक यांत्रिक सभ्यता की धुरी माना जाता है, क्योंकि अधिकांश उद्योग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोहे पर निर्भर करते हैं। विश्व के खनिज पदार्थों में कोयला और पेट्रोलियम के साथ में लौह एस्क का भी एक महत्वपूर्ण और अग्रणी स्थान है। मशीनीकरण के इस दौर में अधिकांश मशीनें और यंत्र इसी धातु के बने हुए हैं। मित्रों, अन्य धातुओं की अपेक्षा इसमें मजबूती और टिकाऊपन अधिक पाया जाता है, इसलिए इसे कई अन्य धातुओं के साथ मिश्रित करने पर और अधिक टिकाऊ और मजबूत और विशेष गुणों वाला बनाए जा सकने के कारण यह अत्यंत महत्वपूर्ण उपयोगी संसाधन बन गया है। मित्रों, लौह खनिज हमेशा शुद्ध धातु के रूप में नहीं मिलता है, वह मिट्टी या अन्य चट्टानों के पिंड के रूप में या पिंडों में उनके साथ में मिलता है। इसके साथ यह एल्यूमिना, चूना, मैग्नीशिया, शेल खड़ी जिसे सिलिका कहते हैं, गंधक, टाइटेनियम, तांबा, फास्फोरस तथा आर्सेनिक के साथ में ये मिलता है, या इनके साथ में ये तत्व भी मिलते हैं। विभिन्न अपद्रव्य में लोहे में मिश्रित फास्फोरस सर्वाधिक हानिकारक होता है। मित्रों, लोहे में जो अभी मैंने तत्वों की बात की, एल्यूमिना, चूना, मैग्नीशिया, शेलखड़ी, गंधक, टाइटेनियम, तांबा, फास्फोरस और आर्सेनिक, इनमें जो फास्फोरस है वो जब लोहे में मिल जाता है तो ये सर्वाधिक हानिकारक होता है, क्योंकि फास्फोरस जब लोहे में मिलेगा तो ये जब हम लोहे को गलाएंगे तो गलाने पर भी ये दूर नहीं होता है, पहली समस्या ये है। और दूसरी, यदि रह जाता है तो यह लोहे को कमज़ोर बना देता है। बेशेमर भट्टी के आविष्कार के पहले लोहे से फास्फोरस अलग करना असंभव था, इसलिए अधिक फास्फोरस युक्त लोहे का उत्पादन बहुत कम होता था, क्योंकि बेशेमर भट्टी का आविष्कार नहीं हो चुका था। लेकिन जब बेशेमर भट्टी का आविष्कार हुआ तब अशुद्धियों को पृथक करना और अधिक आसान हो गया। अधिक टाइटेनियम एवं सिलिका भी अवांछनीय तत्व माने जाते हैं। अब हम देखेंगे लौह खनिज के प्रकार। मित्रों, साधारणतः हमने 4 प्रकार देखे हैं, जिनमें हेमेटाइट जिसमें 70% धातु संपन्नता पाई जाती है, दूसरा मैग्नेटाइट जिसमें 72.40% धातु संपन्नता पाई जाती है, तीसरा लिमोनाइट जिसमें 59.89% धातु संपन्नता पाई जाती है, चौथा कार्बन सिडेराइट या केलिबाइट जिसमें 48.27% धातु संपन्नता पाई जाती है। लेकिन मित्रों, मैग्नेटाइट सबसे टॉप होने के बावजूद भी, क्योंकि उसमें 72.40% धातु संपन्नता है, लेकिन फिर भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण लौह खनिज है वो हेमेटाइट है, क्योंकि सबसे अधिक विस्तारित या सबसे अधिक विस्तार हेमेटाइट का पाया जाता है। साथ में इसका परिष्करण करना और शोधन करना अन्य की तुलना में आसान है, या मैग्नेटाइट की तुलना में आसान है,
इसलिए हेमेटाइट सर्वप्रमुख लौह खनिज माना जाता है। मित्रों, सिलिकेट, केमोसाइट तथा सल्फाइड भी लौह के स्रोत है, लेकिन इनका व्यापारिक उत्पादन नहीं हो रहा है। तो मित्रों, लौह खनिज के 4 अयस्क है: हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और कार्बन सिडेराइट। इनको हम धातु संपन्नता के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। अब हम पढ़ेंगे विश्व उत्पादन प्रतिरूप। मतलब इसमें हम पढ़ेंगे कि विश्व में लौह अयस्क का उत्पादन का क्या पैटर्न है। औद्योगिक प्रगति के साथ लौह खनिज का उत्पादन भी तेजी से बढ़ रहा है। जैसे जैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है, वैसे वैसे आयरन ओर का उत्पादन भी तेजी से बढ़ रहा है। विश्व के 60 से अधिक देशों में व्यापारिक स्तर पर लौह खनिज का उत्पादन होता है। कितने? 60 से अधिक देशों में। 1960 में विश्व का 78% लौह खनिज रूस, ब्राज़ील, भारत, फ्रांस और लाइबेरिया जैसे 10 प्रमुख देशों में उत्पादित हुआ 1960 में। लेकिन 2009 तक उत्पादन प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन हुआ? परिवर्तन ये देखने को मिला कि अब चीन का विश्व उत्पादन में अग्रणी स्थान हो गया। ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, चीन, इनके उत्पादन में वृद्धि देखी गई। भारत और दक्षिण अफ्रीका संघ में भी बहुत अधिक उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इसका मतलब जो ब्रिक्स देश है, ब्रिक्स मतलब ब्राज़ील, रसिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, इनमें वृद्धि देखी गई है रसिया को छोड़कर। जबकि यूएसए, कनाडा, स्वीडन, फ्रांस और वेनेजुएला, ये जो 1960 तक अग्रणी स्थान पर थे, इनके लौह अयस्क के उत्पादन में कमी देखी गई है। कुल मिलाकर उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में ब्रिक्स का ब्राज़ील देश है, उसको छोड़ दिया जाए, तथा यूरोप लौह खनिज उत्पादन में क्या हो रहा है? पिछड़ रहे हैं। जबकि एशिया में वृद्धि परिलक्षित होती है। ऑस्ट्रेलिया का सापेक्षिक महत्व भी तेजी से बढ़ रहा है। अब हम इसकी संचित राशि की बात करेंगे। पृथ्वी का जो क्रस्ट है, या जो पृथ्वी है, ये जिन तत्वों से मिलकर बनी है, उनमें लोहे का चौथा स्थान है और यह कई प्रक्रियाओं से बनता है। अतः कुछ न कुछ मात्रा में लोहा पृथ्वी पर सब जगह मिलता है। उत्तरी अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोप में विश्व के कुल भंडार का केवल 25% प्राप्य है। मतलब उत्तरी अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप में विश्व का जितना भंडार है, उसका केवल 1/4 ही इनमें मिलता है। शेष का अधिकांश है वो पूर्वी यूरोप और रूस, 25% लैटिन अमेरिका, 20% पूर्वी दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी एशिया और सहारा के दक्षिण में अफ्रीका में मिलता है। इसका मतलब 1/4 पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका को छोड़कर 3/4 भाग शेष दुनिया में मिलता है। ओशनिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पोलिनेशिया वगैरह क्षेत्र आते हैं, जिसे ओशनिया कहते हैं। ओशनिया मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका अपेक्षाकृत कम लौह संपन्न प्रदेश है। मध्यम और निम्न कोटि के धातु और आयरन स्टोन के संचित भंडार उच्च कोटि के लोहा भंडार से कई गुना अधिक है। इसका आशय यह हुआ कि पृथ्वी पर लोहा तो पाया जाता है, लेकिन उसमें निम्न कोटि का लोहा अधिक है और उत्तम क्वालिटी का लोहा कम पाया जाता है। विभिन्न प्रकार के लौह खनिजों का बृहत्तम भंडार भारत में भी पाया जाता है। उसके बाद यूएसए, ब्राज़ील, रूस, कनाडा, चीन आदि प्रमुख है। मूल्य अनुसार पूर्वी सोवियत संघ सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र है। अब हम कंट्री बाय कंट्री चलेंगे। सबसे पहले चाइना को देखते हैं। चाइना अब विश्व में सबसे अग्रणी स्थान पर है उत्पादन में। अधिकांश ज्ञात लोहा भंडार की धात्विक संपन्नता 35% से कम है। इसका मतलब चाइना में जो लोहा पाया जाता है उसमें धात्विक संपन्नता कम है, 35% से भी कम है। इसलिए चाइना में पाए जाने वाले लोहे की क्वालिटी अच्छी नहीं है। 1960 के बाद यहाँ लोहे का उत्पादन तीव्रता से बढ़ा है। 1960 के बाद देखो यूएसए का और उनका स्थान कम हो गया, जबकि चाइना का स्थान बढ़ता गया। सांस्कृतिक सुधार आंदोलन के कारण उत्पादन में बीच बीच में बार बार ह्रास देखने को मिला।
चीन के प्रत्येक प्रांत में थोड़ा बहुत लोहा जरूर मिलता है, लेकिन 50% से अधिक अनुमानित लोहे का भंडार हमें दक्षिणी मंचूरिया क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो चाइना में लोहे की दृष्टि से दक्षिणी मंचूरिया क्षेत्र इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आनसान चांगलिक प्रदेश और पेंकी क्षेत्र भी प्रमुख उत्पादक है। इसके अलावा हैनान द्वीप, चाहार, होनान, हुपे, सांतुंग अंतरीप, हेकाऊ, कांसू, सिकांग, ग्वेची, आंतरिक मंगोलिया, सुई युआन और बुआन क्षेत्र प्रमुख है। हैनान, सिकांग और चाहार का लोह खनिज अपेक्षाकृत अधिक धातु संपन्न है। अब हम देखेंगे दक्षिणी अमेरिका का एक देश ब्राज़ील। ब्राज़ील को छोड़कर अन्य सभी उत्तरी अमेरिकी और लैटिन अमेरिकी और दक्षिण अमेरिकी देशों में उत्पादन में 1960 के बाद गिरावट देखी गई, लेकिन ब्राज़ील में ये गिरावट नहीं देखी गई। ब्राज़ील में मिनास गेरास राज्य में इसके बृहत्तम भंडार देखने को मिलते हैं, जहाँ पर माउंट इताबीरा इसका प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। ऑस्ट्रेलिया में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पिलवारा डिपॉजिट, हेमस्ले खदान, गोल्डम नदी खदान तथा अन्य नए जमाव उत्तरी भाग और क्वींसलैंड और आसमानिया में प्राप्त हुए हैं। पुराने जमाव दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में म्यूलबेक रेंज में मिलते हैं। यहाँ पर पिलवारा जमाव वेरी इंपॉर्टेंट है। आयरन नोब भी इम्पोर्टेंट है। आयरन नोब और पिलवारा दो का नाम याद रखना जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया में आयरन नोब और सिडनी क्षेत्र प्रमुख उत्पादक है, जहाँ पर इन पर ही ऑस्ट्रेलिया का घरेलू इस्पात उद्योग आधारित है। इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया का जो स्टील इंडस्ट्री है वो लोहा कहाँ से प्राप्त करती है? सिडनी वाले क्षेत्र से और आयरन नोब से। जब हम भारत की बात करेंगे तो भारत में एशिया में सबसे बड़ा लोहे का भंडार देखने को मिलता है और उच्च कोटि का लोहा पाया जाता है। साथ में एक और विशेषता देखने को मिलती है कि यहाँ जो लोहा पाया जाता है वो कोयला, चूना, पत्र, मैग्नीज आदि संसाधनों के समीप स्थित है। इसलिए यहाँ पर स्टील इंडस्ट्री, लोह इस्पात, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के विकसित होने की अनुकूल संभावनाएं हैं। प्रादेशिक वितरण की दृष्टि से देखें तो लोहे को हम भारत में 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला उत्तर पूर्वी प्रदेश, दूसरा मध्य भारत की खदान और तीसरा प्रायद्वीपीय प्रदेश। जब हम उत्तर पूर्वी प्रदेश की बात करेंगे तो इसमें झारखंड के सिंहभूम और उड़ीसा के क्योंझर, बुनाई और मयूरभंज क्षेत्रों में बहुत विस्तृत पेटी फैली हुई है, जहाँ पर उच्च कोटि का हेमेटाइट खनिज मिलता है। झारखंड के सिंहभूम में पंसीराबुरु, गुआ, बुदादुरु, नोवा मंडी, जामदा क्षेत्र प्रमुख है, जबकि उड़ीसा के मयूरभंज में बादाम पहाड़, गुरु मैसानी और सलुईपट क्षेत्र प्रमुख है, जबकि उड़ीसा के क्योंझर में बगियारू उत्तर पूर्वी क्षेत्र की प्रमुख खदान है। झारखंड, उड़ीसा के ये क्षेत्र छोटा नागपुर पठार के भाग माने जाते हैं। छोटा नागपुर पठार भाग में ही हमें लोहा देखने को मिलता है, जो कि उत्तर पूर्वी प्रदेश का क्षेत्र कहलाता है। मध्य भारत की खदान में महाराष्ट्र का चांदा क्षेत्र इम्पोर्टेंट है, यह महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जहाँ पर 44,000 लाख टन संचित भंडार का आकलन का अनुमान है। चांदा में अनेकों स्थान पर शीतोष्णीय डिपॉजिट मिलते हैं, जिनमें लोहरा और पीपल गांव सबसे अधिक प्रसिद्ध है। लोहरा और पीपल कहाँ है? महाराष्ट्र के चांदा क्षेत्र में। क्यों प्रसिद्ध है? लो इस्पात, लो ऐश के लिए। इनके अतिरिक्त मध्य भारत में दुर्ग क्षेत्र का दल्ली राजहरा, छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है दल्ली राजहरा, बस्तर में बेलाडीम, भिलसा और होशंगाबाद क्षेत्र में प्रमुख भंडार देखने को मिलते हैं। इसके अलावा प्रायद्वीपीय प्रदेश में कर्नाटक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ पर बाबा बुदान की पहाड़ी में हेमाटाइट भंडार मिलता है। इसके अलावा होसपेट, बेलारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, टुमकुर, बीजापुर, उत्तरी कनारा, शिमोगा आदि क्षेत्रों में भी प्रचुर खनिज पाया जाता है। इसके अलावा प्रायद्वीपीय प्रदेश में गोवा का महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम सोवियत संघ की बात करेंगे। पूर्व सोवियत संघ की। पूर्व सोवियत संघ के प्रमुख क्षेत्रों में सबसे पहले दक्षिणी यूराल प्रदेश की बात करते हैं। यूराल
जो पर्वतमाला है उसका जो दक्षिणी भाग है, यहाँ पर मैग्नेटोगर्स्क के मैग्नेट माउंटेन में किर्वोई रोग के बाद सर्वोत्तम राशि पाई जाती है। यूक्रेन में है किर्वोई रोग। किर्वोई रोग के बाद में सबसे अधिक जो लोएस्क की राशि या डिपॉजिट पाया जाता है वो मैग्नेटोगर्स्क के मैग्नेट माउंटेन में है। ये कहाँ पर है? दक्षिणी यूराल प्रदेश में। अधिकांश खनिज यहाँ पर मैग्नेटाइट है। मैग्नेटोगर्स्क के उत्तर निजनी तागिल और इब्देल में भी बड़े भंडार है। निजनी तागिल और इब्देल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पूर्व सोवियत संघ में दूसरा प्रमुख स्थान गोरनाया सोरिया का है, जो मध्य साइबेरिया में कुजबास कोयला प्रदेश के पास नोवे कुजनेटस्क के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर धातु संपन्नता की दृष्टि से और संचित भंडार की दृष्टि से इसका महत्वपूर्ण स्थान नहीं है, लेकिन फिर भी इसका प्रादेशिक महत्व अधिक है, क्योंकि यह कुजबास लौह इस्पात केंद्रों की लौह खनिज को की अधिकांश आपूर्ति है। जो कुजबास लौह इस्पात इंडस्ट्री है उसके लिए लौह खनिज की अधिकांश आपूर्ति गोरनाया सोरिया से ही होती है। अगला क्षेत्र है पूर्व सोवियत संघ का कर्च अंतरीप, जो पूर्वी क्रेमिया के कर्च क्षेत्र में अत्यंत वृहद लौह खनिज जमाव है। लेकिन यहाँ पर जो ड्रॉबैक है वो ये है कि यहाँ जो पाए जाने वाला लोहा निम्न कोटि का और अधिक फास्फोरस और सिलिका युक्त है। चौथा क्षेत्र है कुर्स्क, जो नीपर नदी से पूर्व में फैला हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो मैग्नेटाइट है उसका जमाव बहुत अधिक गहराई में है, इसलिए इसका आर्थिक महत्व कम है। पश्चिमी साइबेरिया में टोमस्क प्रदेश में नोवोसिबिर्स्क से 210 किलोमीटर उत्तर बक्चार स्थान पर वृहद लौह राशि का पता चला है। अधिकांश साइबेरियन क्षेत्रों में निम्न कोटि की धातुएं मिलती हैं और उनमें सिलिका, गंधक और जस्ता जैसे वेस्टेज साथ में मिलते हैं। इसके अलावा सुदूर और आमूर घाटी में भी छिटपुट लौह राशियाँ हमें देखने को मिलती है। सबसे इम्पोर्टेंट पूर्व सोवियत संघ का जो क्षेत्र है वो है यूक्रेन का किर्वोई रोग। यहाँ से यूक्रेन और मॉस्को तुला के अतिरिक्त पूर्वी यूरोप के जितने भी इंडस्ट्री है इस्पात की, स्टील की, वहाँ के लिए लौह खनिज का निर्यात होता है। इसलिए किर्वोई रोग कहाँ पर? यूक्रेन में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब हम बात करेंगे एशिया के अन्य देशों में, जिसमें उत्तरी कोरिया में व्लादिवोस्टोक के समीप एक क्षेत्र है जिसका नाम है मुसान। कहाँ पर है? उत्तरी कोरिया में। ये लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मलेशिया में त्रेगानु क्षेत्र है। इसके अलावा ईपो क्षेत्र में पेराक, केलातान और जाहोर क्षेत्र भी प्रमुख है। फिलीपींस में दवाओ राज्य में माटी और मिंडनाओ और समार में अधिकांश भंडार देखने को मिलता है। इंडोनेशिया में भी निम्न कोटि का लौह जमाव देखने को मिलता है, जहाँ मध्य सिलिबीज द्वीप और दक्षिणी पूर्वी बोर्नियो का प्रमुख स्थान है। टर्की में देवरीगी प्रमुख क्षेत्र है। तो ये सब थे एशिया के अन्य देशों की स्थिति। अब हम बात आते हैं यूएसए की बात करेंगे। यूएसए में सुपीरियर झील के आसपास का जो क्षेत्र है वो सबसे महत्वपूर्ण है। विश्व का सबसे बड़ा लौह खनिज उत्पादक प्रदेश रहा है। कौन सा? सुपीरियर झील के चारों तरफ का क्षेत्र। परंतु अब उच्च कोटि का हेमेटाइट खनिज लगभग समाप्त हो गया है, क्योंकि 1960 से पहले यहाँ पर जो लौह अयस्क था उसका उपभोग कर लिया गया था। निम्न कोटि के टेकानाइट का यहाँ पर बड़े भंडार मिलते हैं। यहाँ स्थित प्रमुख खदानों में मेसाबी रेंज, वर्मिलियन, कुयूना, गोजेविक, मार्केटी और मीनामिनी प्रमुख है। मेसाबी रेंज याद रखने की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अल्बामा और अन्य दक्षिणी प्रदेश जो अपलेशियन श्रेणी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है, यहाँ पर लगभग 50% उत्पादन वर्मिंघम क्षेत्र में भूमिगत हेमेटाइट खानों से मिलता है। अगला दक्षिणी पश्चिमी और पश्चिमी प्रदेश, जिसमें दक्षिण पूर्वी कैलिफोर्निया और दक्षिण पश्चिमी और उत्तर पूर्वी वायोमिंग क्षेत्र प्रमुख है। ऊटा के आयरन माउंटेन सबसे अधिक प्रमुख स्थान रखता है। इसके अलावा न्यूयॉर्क राज्य की एडिरांक पहाड़ियों की खुली खदानें, उत्तरी न्यू जर्सी और पूर्वी पेंसिल्वेनिया में कार्नवाल क्षेत्र की भूमिगत खदानें यूएसए में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कनाडा में लेब्राडोर, ओंटारियो, नोवा स्कोशिया,
क्वेबेक, ब्रिटिश कोलंबिया तथा न्यू फाउंडलैंड में लौह खनिज प्राप्य है। कनाडा में सपरविल खदान है जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सेंट लॉरेंस नदी मार्ग से रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। सपरविल कहाँ है? कनाडा में। जब हम यूरोप की बात करेंगे तो यूरोप में, पश्चिमी यूरोप में अधिकांश लौह खनिज है वो जुरेसिक काल के हैं। किस काल के हैं? जुरेसिक पीरियड के, जिसमें सबसे प्रमुख स्थान स्वीडन का है जो यूरोप का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ का संचित लौह भंडार बहुत बड़ा है तथा सुदूर उत्तर और मध्य दोनों भागों में यहाँ पर लौह भंडार देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? स्वीडन में। किंतु ध्रुव प्रदेशीय भाग जो लेलैंड है वहाँ पर किरूना और गैलीवियर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, किरूना और गैलीवियर कहाँ पर है? स्वीडन में। किससे संबंधित है? लौह भंडार। तो किरूना और गैलीवियर प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। अधिकांश लौह उच्च कोटि का मैग्नेटाइट है। इसके अलावा स्वीडन के अलावा स्पेन का पिरेनीज क्षेत्र और जिब्राल्टर के पास भी लोहा मिलता है। स्पेन के उत्तरी भाग में बिल्बाओ क्षेत्र में उच्च कोटि का लोहा मिलता है। मित्रों, नॉर्वे में वारगेर क्षेत्र में प्रमुख खानें मिलती है। जर्मनी में जो प्रमुख डिपॉजिट है वो राइन नदी के पूर्व में सीज, लात और डील क्षेत्रों में स्थित है। सीज, लात और डील क्षेत्रों में। इटली में एल्बा द्वीप और वाल द ओसा प्रमुख है। चेकोस्लोवाकिया में बोहेमिया, वेरी इंपॉर्टेंट, बोहेमिया कहाँ है? चेकोस्लोवाकिया में। यह भी पश्चिमी यूरोप का एक प्रमुख लौह खनिज क्षेत्र है। अब हम बात करेंगे लैटिन अमेरिका की। लैटिन अमेरिका में लोहा अधिक मिलता है, लेकिन कोयले के अभाव के कारण और विशेषकर कोक कोयला के अभाव के कारण लैटिन अमेरिका में वृहत धातुकर्मी उद्योगों का अधिक विकास नहीं हुआ है। लैटिन अमेरिका में ब्राज़ील, कोलंबिया, वेनेजुएला, मैक्सिको, चिली और पेरू प्रमुख उत्पादक है। चिली के तटीय क्षेत्र में एल तोफो तथा रोमेरल नाम क्षेत्रों में उत्पादन होता है। पेरू में सान जुआन पतन से 24 किलोमीटर मार्कोना क्षेत्र में तथा अपेक्षाकृत छोटे भंडार अकारे क्षेत्र में भी स्थित है। वेनेजुएला में सेरो बोलीवार तथा एल पाओ प्रमुख है। अब हम अफ्रीका की बात करेंगे। अफ्रीका प्राचीन चट्टानों से निर्मित पठार है जिसमें अति प्राचीन परतदार चट्टानों की प्रचुरता देखने को मिलती है, जहाँ पर लौह खनिज के बड़े भंडार प्राप्य है। अफ्रीका में ट्रांसवाल का प्रिटोरिया तथा थावा जिम्बी क्षेत्र, उत्तरी केप राज्य में पोस्मासबर्ग तथा नेटाल में कुरुमान क्षेत्र प्रमुख जमाव वाले क्षेत्र है। मोरिटानिया का लगभग संपूर्ण उत्पादन निर्यात के लिए होता है। अफ्रीका में जो मोरिटानिया देश है वहाँ पर जो लौह अयस्क का उत्पादन होता है उसका प्रमुख ध्येय निर्यात होता है। लाइबेरिया में बोमी पहाड़ी क्षेत्र में संभवतः विश्व के उच्चतम कोटि के जमाव देखने को मिलते हैं। गिनी सीमा पर भी निम्न पहाड़ी क्षेत्र में उच्च कोटि के लौह भंडार मिलते हैं। अब हमने देख लिया कि विश्व में किन किन क्षेत्रों में लोहे के भंडार है और कहाँ कहाँ पर उत्पादन होता है। अब हम इसके जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करेंगे तो इसके आयात निर्यात के डेटा सामान्यतः चेंज होते रहते हैं। उत्पादन के डेटा भी सामान्यतः चेंज होते रहते हैं। कभी ब्राज़ील आगे हो जाता है, कभी चाइना आगे हो जाता है, कभी ऑस्ट्रेलिया आगे हो जाता है। लेकिन जब हम मोटे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करेंगे तो इसमें एक संगठन की बात करेंगे और उस संगठन का नाम है एसोसिएशन फॉर आयरन और एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, खनिज लोह निर्यात संघ। सामान्यतः इसमें 11 देशों ने मिलकर ये संघ बनाया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य लौह खनिज के निर्यात व्यापार के समुचित विकास करना, उत्पादन का संपन्नीकरण करना और व्यापार से समुचित मूल्य प्राप्ति और सदस्य राष्ट्रों में सहकारिता को बढ़ाना था। मित्रों, अब हम जैसे ये मेसाबी रेंज दिख रही होगी आपको, सुपीरियर के पास में मेसाबी रेंज है। इसके अलावा
ये हमेशा भी रेंज, ये सेरो बोलीवार, सिमाडुआ, इसके अलावा ये किरवोई रोग है, सबसे इम्पोर्टेंट किरवोई रोग। ये है किरवोई रोग। इसके अलावा ये नोवा मुंडी है, ये मैसा भी रेंज है, इनका नाम हमें याद रखना होगा। ये ऑस्ट्रेलिया के जो प्रमुख क्षेत्र है, जिसमें मैंने कहा था पिलबारा, ये पिलबारा सबसे इम्पोर्टेंट है, पिलबारा। इसके अलावा पोर्ट हेडलैंड, डैम्पियर, पर्थ और कैनबरा, इनका भी प्रमुख स्थान है। इसके अलावा जो ये भारत का नक्शा दिख रहा है, इसमें आपको ये दुर्ग है, ये क्योंझर है, ये सिंहभूम है, बेल्लारी है, नॉर्थ गोवा है, साउथ गोवा है, चिकमंगलूर है, गंटूर है, अंगोले है, इनका प्रमुख स्थान है। इसके अलावा ये जो सुपीरियर झील का क्षेत्र था, जिनमें मैसाबी रेंज 7 एक्टिव माइंस है, इसके अंदर वर्मिलियन रेंज ये इनएक्टिव है अभी, और गफलिनियन रेंज ये भी इनएक्टिव है। इधर हम बात करेंगे तो गोजेबिक रेंज ये इनएक्टिव है। आयरन रिवर क्रिस्टल फॉल्स मिशिगन राज्य में दिख रहा होगा आपको। मार्क्वेटे रेंज, ये 2 एक्टिव माइंस यहाँ पर भी अभी देखने को मिलती है। धन्यवाद। अभी हमने बीए फाइनल ईयर की आर्थिक भूगोल का एक लेसन पढ़ा, जिसका नाम था आर्थिक भूगोल में लोएस्क का उत्पादन। बहुत बहुत धन्यवाद।